गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो एरीन के इस अध्याय में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इसकी जो निर्माण की विधियाँ हैं उन निर्माण की विधियों में रोशिंग प्रक्रम। ठीक है, ये एक नाम वाली अभिक्रिया है रोशिंग प्रक्रम। ठीक है, रोशिंग प्रक्रम जो ये क्या है, नाम वाली अभिक्रिया है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस रोशिंग प्रक्रम के अंदर ये है एक नाम वाली प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं रोशिंग प्रक्रम, है ना। क्या लिखा हुआ है, यह क्लोरोबेंजीन के बनाने की औद्योगिक विधि है। पहली बात तो ये क्या है, औद्योगिक विधि है। बेंजीन वाष्प, देखिए इसमें कौन कौन से क्रियाकारक भाग लेते हैं। बेंजीन वाष्प, वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि HCl के वाष्प के मिश्रण को जब कॉपर क्लोराइड के उत्प्रेरक से प्रभावित किया जाता है, कॉपर क्लोराइड के उत्प्रेरक से में से प्रभावित किया जाता है, CuCl2 उत्प्रेरक से इसको प्रभावित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से क्रियाकारक आ रहे हैं, देखिए आप। जब बेंजीन, यहाँ पर ये है बेंजीन, इसकी अभिक्रिया HCl और वायु से कराई, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कराई। हाफ O2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। और किस में प्रभावित करते हैं, एक कॉपर क्लोराइड की एक ट्यूब होती है, नली होती है, उसमें इन तीनों को प्रभावित करते हैं, बेंजीन के वाष्प को, HCl के वाष्प को और वायु को। तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद के रूप में। इस प्रक्रम को बोलते हैं रोशिंग प्रक्रम, नाम वाली अभिक्रिया, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है हुंस-डीकर अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, देखो इसके अंदर मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है। देखिए अगर यहाँ पर इस Ag के स्थान पर अगर H होता है ना, COOH, तो उसको इसका नाम होता सोडियम बेंजोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। बट अब यहाँ पर क्या उपस्थित है, सिल्वर उपस्थित है, इसको हम बोलेंगे सिल्वर का बेंजोएट। सिल्वर का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सिल्वर का बेंजोएट है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में CCl4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है हमें। ये जो ब्रोमोबेंजीन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रही है, ये बनती है किसके कारण, हुंस-डीकर अभिक्रिया के कारण। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया में तीन चीज़ चाहिए। एक चाहिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल चाहिए, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। दूसरा ब्रोमीन चाहिए और तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए, तो ब्रोमीन का उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हमने सारी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं हेलो एरिनो के निर्माण की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्म, है ना। हेलो एरिन के भौतिक गुणधर्म, साधारणतः एरिल हैलाइड जो है वो हेलो एरिन का सामान्य नाम है। रंगहीन, तेलीय द्रव और ठोस पदार्थ होते हैं, तापमान पर निर्भर करते हैं। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय हो रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बनिक हो गई, जल में अविलेय है। इनका घनत्व जल से अधिक होता है और ये अभिलाक्षणिक गंध युक्त होते हैं। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं, मतलब कि कार्बनिक यौगिक हैं, एरोमा का मतलब होता है विशिष्ट गंध, तो इनकी विशिष्ट गंध होती है अपनी एक। इनके गलनांक और क्वथनांक का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार से है। देखो इनके गलनांक और क्वथनांक का घटता हुआ क्रम क्या है, अगर परीक्षा में आ जाएगी एरिल हैलाइडों के गलनांक और क्वथनांक के घटते क्रम को बताइए। ठीक है, तो एरिल आयोडाइड, एरिल, यहाँ पर चार चीज़ लिखी हुई है, एरिल आयोडाइड, एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड और एरिल फ्लोराइड। सबके अंदर एरिल समूह समान है और एरिल का मतलब होता है बेंजीन वाले। इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगे हुए हैं। अब सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक किसका हुआ, एरिल हैलाइड का हुआ। ठीक है, तो ये घटता क्रम है इसका, है ना। सबसे कम किसका होगा, एरिल फ्लोराइड का होगा। तो सबसे ज़्यादा गलनांक और गलनांक और क्वथनांक का जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, एरिल हैलाइड के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं अब हेलो एरिन जो है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो रासायनिक अभिक्रिया जो है, हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार से होती हैं। पहली जो है वो क्या है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है धातुओं से अभिक्रिया। तीसरी है अपचयन और चौथी है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो फर्स्ट जो अभिक्रिया लिखी हुई है ना, ये चारों अभिक्रिया महत्वपूर्ण है, इस बात का आप ध्यान रखना। पहली जो अभिक्रिया लिखी हुई है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बात मैं आपको बताता हूँ, E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये कहाँ आक्रमण करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्लोरोबेंजीन की अनुनादी अभिक्रियाएं, अनुनादी संरचनाएं। ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं, जिनमें अगर हम ध्यानपूर्वक देखें इनको, तो इन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से एक बात तो स्पष्ट हो रही है, वो क्या है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर जो बेंजीन वलय है, इसकी ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति, दो है ऑर्थो स्थिति और एक है पैरा स्थिति। इन पर आ रहा है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये देखो ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक, ये तीन जगह पर ऋणात्मक आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन वलय क्या हो गई, ऋणात्मक आ गया, बेंजीन वलय ऋणात्मक हो गई। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है तो वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होता है और एक पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। दोनों उत्पाद अलग अलग बनते हैं।
ठीक है, बीच में प्लस आएगा, एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार पैरा बनेगा। उसका कारण अभी आपको मैंने समझाया। इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक ई प्लस होता है, वो आक्रमण करेगा बेंजीन वाले पर, तो बेंजीन वाले पर वो दो जगह जुड़ सकता है जहाँ पर ऋणात्मकता आ रही है, एक तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ सकता है और एक पैरा स्थिति पर जुड़ सकता है। इस तरीके से वो दो उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, इसमें यही बात लिखी हुई है। अब देखो इसके आगे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं। हाँ, एक बात मैंने आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन स्नेह ये जो क्लोरोबेंजीन का जो ये अनुनाद प्रभाव है, ये दर्शाया जाता है प्लस आर प्रभाव द्वारा, मतलब कि धनात्मक अनुनाद प्रभाव, जिसमें कोई भी समूह जो होता है वो बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे उसके अंदर ऋणात्मकता आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लस आर प्रभाव, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। अब इसके हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की अभिक्रियाएं देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। देखो सबसे फर्स्ट अभिक्रिया है वो है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, इसको हम बोलेंगे हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और हैलोजनीकरण में हम क्लोरीनीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। अगर Br2 से अभिक्रिया होगी तो वो होगी ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। देखो क्या क्या चाहिए इसके अंदर, हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये हमारे सामने क्लोरोबेंजीन है, Cl2 से अभिक्रिया कराई, और Cl2 अगर अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ FeCl3 आएगा। अगर आप Br2 से अभिक्रिया करा रहे हो तो FeBr3 आएगा। ठीक है, दो उत्पाद प्राप्त होंगे आपके सामने, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बताया ना, ये वाला जो Cl है इसकी स्थिति तो फिक्स है, ये तो हट ही नहीं रही है ना। Cl2 से इसकी अभिक्रिया होती है तो ये जुड़ गई ऑर्थो पोजीशन पे और ये जुड़ गई पैरा पोजीशन पे, तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हुए, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इन दोनों उत्पादों में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन दोनों उत्पादों के अंदर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वाला जो उत्पाद होता है ये अधिक स्थायी होता है और ज़्यादा मात्रा में बनता है। किसकी तुलना में, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में। देखिए उसका कारण है इसकी सममित संरचना, ये मैंने एक लाइन बीच में खींची है, ये इसकी सममित संरचना है। इसकी सममित संरचना होने के कारण ये ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करता है और इसकी ज़्यादा स्थायित्व के कारण ही यह ज़्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, और ऑर्थो की मात्रा कम होती है, मात्रा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये 70% पैरा वाला बन गया 70%, तो ऑर्थो वाला बना 30%, है ना, ज़्यादा मात्रा में पैरा बनेगा। ये अभिक्रिया थी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये लिखी हुई है इसके अंदर सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो इसमें जो आक्रमण करता है वो होता है SO3H। ये इसमें आक्रमण करता है SO3H, एक बार जुड़ता है ऑर्थो स्थिति पर, एक बार जुड़ता है पैरा स्थिति पर। तो इसका नाम क्या होता है, देखो SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो पहले उत्पाद का नाम है ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल, दूसरे उत्पाद का नाम है पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल। दो बनेंगे, पहला उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो जब सल्फोनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है तो आपको क्या याद रखना है कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है और इसमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। उन दोनों उत्पादों में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर SO3H समूह जुड़ता है, तो एक का नाम होगा ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल, एक का नाम होगा पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें दो समूह हैं, एक Cl समूह है और एक SO3H समूह है। इन दोनों समूहों के अंदर प्राथमिकता दी जाती है SO3H समूह को, है ना। जो क्रियात्मक समूह का जो वरीयता का क्रम है उसके अंदर SO3H समूह को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी वजह से Cl द्वितीय हो जाता है और इसलिए Cl की स्थिति ऑर्थो पे आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, है ना। देखो नाइट्रीकरण अभिक्रिया जो होती है ये दो चीज़ों की उपस्थिति में होती है, एक है और उन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रीकारी मिश्रण। क्या बोलते हैं इनको, नाइट्रीकारी मिश्रण। ये है नाइट्रीकारी मिश्रण। सांद्र HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रीकारी मिश्रण। इनकी उपस्थिति में ही नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रीकारी मिश्रण की उपस्थिति में कराई जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, देखो आप, ये जो दो उत्पाद हैं ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक बनाते हैं। उस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक का नाम है NO2+। ये बनाते हैं, ये NO2+ आक्रमण करता है क्लोरोबेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो क्या उत्पाद बनाता है, देखो आप, इस NO2+ ने आक्रमण किया। NO2+ कहाँ से आया, इन दोनों की अभिक्रिया करने पर आया। ठीक है, एक बार जुड़ गया ऑर्थो स्थिति पर, एक बार जुड़ गया पैरा स्थिति पर। क्या नाम हो गया, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये दो नाम हो गए। एक बार ऑर्थो स्थिति पर जुड़ गया तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, एक बार पैरा पर जुड़ गया तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये दो इनके नाम हो गए। नेक्स्ट अभिक्रिया आती है आपके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। देखो ये लिखी हुई है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है एल्कीकरण अभिक्रिया, दूसरी है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखो, एल्कीकरण अभिक्रिया।
ठीक है। तो फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया का ये भाग है एल्कीकरण वाला। तो अभी हम एल्कीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3, दोनों में क्या क्या अंतर है एल्कीकरण में और एसिटिलीकरण में? वो अंतर ये वाला है कि जब क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कराई जाती है किसकी, CH3COCl की, ये CH3COCl की अगर अभिक्रिया हो रही है क्लोरोबेंजीन से AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये एल्कीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होता है देखो इसके अंदर, ये वाला बंध टूटता है यहाँ से, ये जो बंध है ना ये टूट जाएगा, तो इसमें से निकलेगा CH3+ समूह। ये CH3+ आक्रमण करता है क्लोरोबेंजीन के ऊपर, एक बार जुड़ता है ऑर्थो स्थिति पर, एक बार जुड़ता है पैरा स्थिति पर। ऑर्थो उस पर जुड़ेगा तो उसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैरा पर जुड़ेगा तो उसका नाम होगा पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है। अब देखो ये टोलुइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। CH3 अगर बेंजीन पर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं टोलुइन, जिसका नाम है C6H5CH3, इसको बोलते हैं हम टोलुइन। ठीक है। टोलुइन की ऑर्थो स्थिति पर Cl है और टोलुइन की पैरा स्थिति पर Cl है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन, ये इनके नाम हो जाएंगे, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन। ये फिडलक्राफ्ट की एल्कीकरण अभिक्रिया है। अब हम पढ़ते हैं एसिटिलीकरण अभिक्रिया, वो यहाँ लिखी हुई है देखो, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ये है आपके सामने एसिटिलीकरण अभिक्रिया, फिडलक्राफ्ट की एसिटिलीकरण अभिक्रिया। दोनों में क्या अंतर था, ऊपर आया था CH3COCl और यहाँ पर क्या आया है CH3COCl, है ना। ऊपर तो आया था CH3Cl, यहाँ आया CH3COCl। ठीक है। तो ये आपके सामने है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया इसके साथ में होती है, तो बंध इसका यहाँ कहाँ से टूटता है, ये वाला बंध टूट जाएगा, इसका CO और Cl के बीच वाला बंध टूटेगा। तो जो COCH3 वाला भाग है ये जुड़ेगा एक बार बेंजीन ऑर्थो स्थिति पर और एक बार जुड़ेगा पैरा स्थिति पर। एक बार इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, दूसरी बार इसका नाम होगा पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो आपको समझ में आ गया है, लेकिन ये एसिटोफिनोन क्या है ना। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो समूह है इसके अंदर, ये वाला समूह, ये है कीटोनिक समूह, CO समूह कीटोन का समूह है। कीटोन की एक तरफ है CH3, तो उसके लिए तो आया है शब्द एसिटो। ठीक है। ये आया है एसिटो समूह CH3 के लिए, और इस CO की एक तरफ पूरी बेंजीन वाले है, इसके लिए आया है फिनोन। ये वाली जो पूरी बेंजीन वाले है ना, इसके लिए आया है फिनोन। तो एक बार तो इसका नाम हो गया ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, दूसरी बार हो गया पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। ये है इसकी अभिक्रियाएं, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो फिडलक्राफ्ट की दो अभिक्रिया हो गई, एल्कीकरण और एसिटिलीकरण। इस प्रकार से आपने अभी तक जो ये क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली आपने। एक तो पढ़ी आपने हेलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्लोरीनीकरण पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा इसके अंदर सल्फोनीकरण अभिक्रिया, फिर नाइट्रीकरण अभिक्रिया, और फिर चौथे नंबर पर पढ़ी फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। जो फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया भी ये दो थी, एल्कीकरण और एसिटिलीकरण। ठीक है। इनको आपको अच्छी तरह याद करना है, चैप्टर बहुत लेंदी है, इस बात को आपको समझते हुए इसको डेली पढ़ना है, तो ही आपको ये अच्छी तरह दिमाग में बैठेगा। आई बात समझ में आपको। अगर आप डेली इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में ये नहीं बैठेगा, इसलिए आपको ये डेली रिवाइज करना है इन चैप्टर्स को। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे हैं ये एक चैप्टर पूरा भी नहीं हुआ है, चैप्टर बहुत लेंदी है ये वाला, ऑर्गेनिक की चैप्टर लेंदी है, इसलिए मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक ली है। आपको इनको डेली पढ़ना है, मोबाइल से आपको डेली नहीं पढ़ना है, किताब की सहायता से इसको आपको डेली पढ़ना है। लेकिन समझ सकते हो आप जो मैं समझा रहा हूँ मोबाइल की सहायता से, एक बार समझने के बाद आप बुक ले लें। ठीक है। ओके।